हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। चैप्टर जो 7 था हमने पढ़ा था रोटेशन ऑफ the bodies and then realize that motion of a body depend on how mass distributed within the body। वो डिपेंड करता था मास के ऊपर कि बॉडी में मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो हमारे लिए एक सिंपल सी सिचुएशन थी किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? ए हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग ए डेफिनेट शेप एंड साइज। ये हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन पढ़ी थी। लेकिन यदि हम रियलिटी की बात करें, बॉडी कैन बी स्ट्रेच्ड। हमने रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? सॉलिड है, डेफिनेट साइज है, शेप है, लेकिन एक्चुअली में बॉडी को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। स्टील बार को भी हम डिफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। वो बात अलग है कि हमें उसके लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। जितनी भी हमारी सॉलिड बॉडी है वो परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। सॉलिड की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, लेकिन चेंज किया जा सकता है, डिफॉर्म किया जा सकता है उसकी शेप को, उसकी साइज को, लेकिन उसके लिए फोर्स चाहिए। अगर हम मान लो एक स्प्रिंग को, जैसे कोई स्प्रिंग होता है इस तरह से, उसको स्ट्रेच करना चाहें तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कंप्रेस करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे हम इसको छोड़ेंगे स्प्रिंग के एंड को तो वो दोबारा से उसी साइज में आ जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी वो कहलाती है इलास्टिसिटी। मतलब किसी बॉडी को हमने खींचा और वापस वो वैसे है कि जैसे स्प्रिंग होता है, रबड़ होता है, तो वो बॉडी इलास्टिसिटी में आ जाती है। और जो कोज होगा उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। कुछ इस तरह के पॉइंट हमारे पास इस वीडियो में रहेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड के ऊपर में। एटम ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी रिमेन एट देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन एंड देयर इज नो चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। सो ए रिजिड बॉडी इज एज्यूम्ड एज ए हार्ड ऑब्जेक्ट वे डिफाइंड शेप एंड साइज है जो उसका। लेकिन एक्चुअल में अभी हमने बात की नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, क्योंकि यदि हम उस पर कुछ इतना फोर्स लगा दें तो उसके साइज को रिड्यूस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मेन पॉइंट इसमें रहेगा। और इसमें इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल प्लेज एक इम्पोर्टेंट रोल। जो हमारा जो मेन टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर इंजीनियरिंग डिजाइन में। जैसे हम मकान बनाते हैं, सरिया लगाते हैं, उसमें बार लगाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं मेटल्स के, तो उनमें बेंडिंग हमें करनी होती है। अलग अलग एंगल पे अलग अलग बेंडिंग करते हैं। डोर को यदि हम देखें वो बेंड किए जाते हैं, सरिया जब हम लगाते हैं तो वो भी बेंड किया जाता है। तो उस पर कितना फोर्स हमें लगाना है, किस तरह से बेंड करना है, ये सारा हमारा इलास्टिक बिहेवियर में आता है। ये ना हो कि हम इतना फोर्स लगाते कि बॉडी टूट ही जाए, मेटल टूट जाए, इतना कम भी ना लगाएं कि वो अपनी रीगेन उसी पोजीशन में ना आए। ये काफ़ी बातें हमारे सामने रहेंगी, तो ये पूरा लेसन इसी के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। मेन पॉइंट इसमें क्या रहेंगे हमारे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड में, पॉइंट नोट कर दीजिए। नंबर 1, इलास्टिसिटी है क्या? पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी होती क्या है।
इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ये एक किसी भी बॉडी का एक ऐसा गुण है जिसके कारण ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को वापस प्राप्त कर लेती है जब उस पे से कोई भी फोर्स हटा दिया जाए, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। तो डेफिनेशन में क्या आएगा देखिए, इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट ए डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस और स्ट्रेस and to return its original size and shape when the stress is removed. More easy definition आप क्या लेंगे, the property of a body due to which it regain its original shape and size after the removal of deforming force is called elasticity, and the body which exists this property is called elastic bodies. सेकंड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। सॉलिड ऑब्जेक्ट विल डिफॉर्म, डिफॉर्म का मतलब होता है टूट जाना एक तरह से, या अपनी जो ओरिजिनल चीज़ से कोई बॉडी दूसरी शेप या साइज में आ जाती है तो वो डिफॉर्मेशन में आ जाती है। फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन देम, इफ द मटेरियल इज इलास्टिक द ऑब्जेक्ट विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल शेप एंड साइज व्हेन दीज फोर्स आर रिमूव्ड। जैसे रबड़ है, स्प्रिंग है, तो यदि हम उस पर फोर्स लगाते हैं, खींच लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं तो वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है। टू ए ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट मोस्ट सॉलिड मटेरियल एग्जिस्ट इलास्टिक बिहेवियर बट देयर इज ए लिमिट टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। लेकिन डिपेंड किस पे करता है, फोर्स पे करता है। accompanying deformation within which elastic recovery is possible for any given material, और इसी लिमिट को हम बोलते हैं, दिस लिमिट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। है क्या डेफिनेशन हमारी इलास्टिक लिमिट की, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस और फोर्स पर यूनिट एरिया विद इन ए सॉलिड मटेरियल दैट अराइज बिफोर वन सेट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये है हमारी इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन। इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन मतलब क्या है इलास्टिक लिमिट का, भी बॉडी जो है एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसके जो हमारे बियॉन्ड लिमिट से है। मतलब इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है या फोर्स पर यूनिट एरिया है किसी भी मटेरियल पर लगाया जाने वाला, दैट कैन अराइज बिफोर वन सेट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। स्ट्रेसेज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कोज ए मटेरियल टू ए यील्ड और फ्लो। फॉर सच मटेरियल इलास्टिक लिमिट मार्क्स एंड ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर एंड बिगिनिंग ऑफ द प्लास्टिक बिहेवियर। तो ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व का जो टॉपिक आएगा उसमें इसको पूरे डिटेल में लेकर चलेंगे। फॉर मोस्ट ब्रिटल मटेरियल स्ट्रेसेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट रिजल्ट इन फ्रैक्चर विद ऑलमोस्ट नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो डिफॉर्मेशन होता क्या है ये भी हम पढ़ लेते हैं, या डिफॉर्मिंग फोर्स हम कहें। द फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी produces a change in shape and size of a body is called deforming force। मतलब क्या है, यदि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसके शेप और साइज में थोड़ा फ़र्क आ जाए, या तो बढ़ जाए या घट जाए, किसी भी तरह से बॉडी की शेप में साइज में चेंज आता है तो उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। और एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है, it is found that when the deforming force is applied to a certain extent, then after the removal of the force the body regain or try to regain the original shape and size. It is due to the fact that force comes into play between the body. This force is called the restoring force। मतलब डेफिनेशन क्या रहेगी आपकी इसकी, the force developed within elastic body on account of relative molecular displacement is called restoring force. Due to this force elastic body regain its original shape after the removal of deforming force। मतलब उसी स्थिति में वो आ जाती है।
एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लेना चाहें, मान लो हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, इट गेट्स इनलार्ज्ड, ये साइज में बड़ा हो जाएगा और इसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी। दिस इज तो इसको बोलते हैं हम डिफॉर्मिंग। हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, मतलब जैसे ही हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं तो दोबारा वो उसी पोजीशन में आ जाता है, तो वो क्या हो गया, उसका रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। क्या होगा, एक तो रिस्टोरिंग का मतलब उसने दोबारा से रिस्टोर कर लिया, अपनी पोजीशन वही ले ली, और डिफॉर्म का मतलब चेंज हो गई। तो ये है हमारे पास रिस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। अब इलास्टिक बॉडी, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन दी है इलास्टिक बॉडी की। इलास्टिक बॉडी क्या होती है? ए बॉडी दैट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स व्हेन डिफॉर्म्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी। एग्जाम्पल में, जो क्वार्ट्ज फाइबर इज द नियरेस्ट अप्रोच टू ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दस ऑल बॉडीज आर इलास्टिक, द डिफरेंस लाइज ओनली इन डिग्री। थोड़ा सा उनमें फ़र्क होता है। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या रहेगी? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाई virtue ऑफ विच इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो contrary to concept of elasticity in the daily life, in physics elasticity stands for opposition to change। मतलब इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? चेंज, बदलाव। Quantitatively more a rigid body more elastic, it is said to be, for reason this steel is more elastic than rubber। देखिए, आपको रबड़ जो है ज़्यादा इलास्टिक लग रही होगी, लेकिन स्टील जितनी ज़्यादा रिजिड बॉडी होगी उतना ही वो इलास्टिक हो जाएगा। Thus a solid can be imagined to have an number of springs attached to its atoms in 3D and vibrate simple harmonically about the mean position when force is applied। अब perfectly rigid body क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। The body which is not deformed under the action of applied force is called perfectly rigid body। अगर मान लो हम फोर्स लगा देते हैं किसी बॉडी पर और उसकी साइज में, शेप में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, प्रैक्टिकली देयर इज नो रिजिड बॉडी, इट इज एन आइडियल केस। डेफिनेशन क्या है? परफेक्टली रिजिड बॉडी मतलब जो अपनी चेंज ना करे किसी भी शेप में या साइज में, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। हम इसको सिर्फ एक आइडियल केस मान लेते हैं। तो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस उसमें नहीं चेंज होगी। मान लो ये पॉइंट है दूसरा और दूसरा पॉइंट ये है, इसको स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जो भी करते हैं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बढ़े तो वो परफेक्टली रिजिड बॉडी आती है। और ऐसी हमारी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन, इफ़ द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स irrespective of its magnitude, then the body is said to be perfectly elastic body। In reality there is no perfectly elastic body, but a body may be considered a perfectly elastic body within its elastic limit। partially elastic का मतलब when a deforming body only partially regain its original shape and volume after the removal of the external or deforming force is called partially elastic body। most of bodies may be treated as partially elastic body। तो ज़्यादातर इसी श्रेणी में बॉडी आती है हमारी। देर आर सम बॉडीज एक्सेप्ट इलास्टिक बॉडी विच कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, लाइक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड फ्लोर मेटल्स, सच टाइप ऑफ मटीरियल, दीज मटीरियल आर नोन एज प्लास्टिक बॉडी। ये आ गई हमारी प्लास्टिक बॉडी की डेफिनेशन। क्लियर पॉइंट? तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? द property of remaining deformed after removal the deforming force or external force known as plasticity of the material। मतलब जो अपनी डिफॉर्मेशन को ना चेंज करे, अपनी शेप को ना चेंज करे, हम उसको प्लास्टिसिटी कहलाएंगे। और बॉडी क्या होगी? द बॉडी विच रिमेन विद द डिफॉर्म्ड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी। इसी प्रकार हमारे इसमें परफेक्टली इलास्टिक बॉडी भी होगी, या जिसको हम इन इलास्टिक बॉडी बोलते हैं।
डेफिनेशन क्या रहेगी? द बॉडी विच डू नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. इट इज आल्सो नोन एज इन इलास्टिक बॉडी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन इलास्टिक बॉडी और डिफरेंस आता है ये कई बार एग्जाम में. इलास्टिक लिमिट, इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड the body regain its original shape completely. If the deforming force is increased beyond its elastic limit, the body lose its elasticity. Important point on elastic behavior of solid. Important point क्या है elastic behavior को यदि देखना चाहिए. नंबर 8, an elastic body is one that regain its original shape and size when deforming force is रिमूव. ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा. ठीक है. सेकंड पॉइंट, ए प्लास्टिक बॉडी इज वन दैट कम्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स हाउएवर स्मॉल एंड कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड. इट एग्जिस्ट एन अपोजिशन टू चेंज. एप्लीकेशन क्या है हमारी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ बॉडी की, जो सॉलिड है जो. देखिए सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? लिफ्ट एंड क्रेन हैव टू सपोर्ट हैवी लोड्स. लिफ्ट देखा होगा आपने, क्रेन देखा होगा या मशीनें देखेंगे आपने, तो उनको हैवी लोड उठाना होता है. देयरफॉर सस्पेंशन रोप्स एंड केबल्स शुड हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ. इसलिए उनकी स्ट्रेंथ जो है हाई होनी चाहिए. मतलब हमें उनकी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी देखकर ही यूज करना पड़ता है कि वो कितने लोड को सहन कर सकती हैं. मटेरियल हैविंग हायर यंग मॉडुलस आर यूज एज सेलेक्टिंग रोप लिफ्ट एंड ट्रेन्स. प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी आर यूज टू सेलेक्ट मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो वहाँ पर भी इलास्टिसिटी का यूज करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी आल्सो यूज इन मेजरिंग द हाइट ऑफ माउंटेन्स. Next point, metallic machinery are not subjected to stress beyond its elastic limits, otherwise they will be deformed permanently. Stress की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इंपॉर्टेंट है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में. देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का मतलब क्या है? व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, इट इज डिफॉर्म्ड टू ए स्मॉल या लार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. किसी बॉडी फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप में बदलाव आ भी सकता है, थोड़ा बदलाव आ सकता है, ज़्यादा बदलाव आ सकता है. तो ये डिपेंड दो बातों पे करता है. एक तो हमने फोर्स कितना लगाया है, दूसरा वो बॉडी कैसी है. मतलब जैसे रबड़ है, रबड़ ज़्यादा खींच सकते हैं हम थोड़े से फोर्स में, लेकिन आयरन को, मेटल को थोड़े से फोर्स में इतना नहीं खींचा जा सकता. वो डिपेंड करता है, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, फोर्स टू फोर्स डिपेंड करता है. कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज़रूरी है. डिफॉर्मेशन मे नॉट बी नोटिसेबल विजुअली मैनी मटेरियल बट इट इज़ देयर. लेकिन थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है, ये हम चैप्टर में मान के चल रहे हैं. तो उसी कड़ी में फिर हम मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो वो बात आ जाती है स्ट्रेस और स्ट्रेन में. तो स्ट्रेस की डेफिनेशन लेते हैं. पहले हम स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस क्या है? द इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन पर यूनिट एरिया. स्ट्रेस क्या है? ए डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस ए चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी डाउ दैट दिस चेंज मे बी वेरी स्मॉल ऑब्जर्व. चाहिए थोड़ा सा भी बदलाव. डेफिनेशन पाइए सीधा. द इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन पर यूनिट एरिया of deformed body is called stress. According to Newton's third law of motion, it is equal in magnitude opposite in direction of the deforming force. यानी कि स्ट्रेस हमारे पास मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? स्ट्रेस किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये सिग्मा आ गया हमारे पास. ठीक है. तो यानी कि स्ट्रेस क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया ऑफ द बॉडी. फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं. फोर्स का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, एरिया का मतलब एरिया ऑफ द बॉडी, और इसकी जो यूनिट हमारे पास रहेंगी स्ट्रेस की, SI यूनिट हमारी क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर. न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन की पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और CGS में इसकी होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि आप इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो वो डायमेंशन फार्मूला होता है ml की पावर -1 और t की पावर -2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारे पास स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस के जो टाइप क्या हैं मुख्य रूप से, सबसे पहला है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल नंबर 2, नंबर 3 टेंजेंशियल और नंबर 4 हाइड्रोस्टेटिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात जब हम करते हैं वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है नॉर्मल स्ट्रेस की। सिंपल सा ही पॉइंट है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स acts normally over an area of body, the stress is said to be normal। यानी कि वही डेफिनेशन हमारी क्या है, स्ट्रेस की फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये डेफिनेशन होती है ना। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, एरिया वही रहेगा। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ बॉडी द स्ट्रेस इज सेड टू बी नॉर्मल स्ट्रेस, ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। सिंबल इसका क्या हो गया हमारे पास सिग्मा एन, यानी कि एन का नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कौन सा है, नॉर्मल फोर्स है हमारे पास। दूसरा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी सो दैट इट्स इंक्रीज और डिक्रीज इट्स लेंथ, स्ट्रेस प्रोड्यूस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। और तो डेफिनेशन देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस व्हेन देयर इज डिफॉर्मेशन अलोंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि वही फोर्स पर यूनिट एरिया रहेगा, याद रखिएगा। स्ट्रेस की जब बात आएगी तो यही फार्मूला रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अलग अलग होंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स हो जाएगा, इनके डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। दो टाइप है हमारे पास यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल के। नंबर एक तो टेंसिल स्ट्रेस होता है या टेंसाइल, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें। Stress is defined as force acting per unit area such that there is an elongation in the length of the object। कहने का मतलब क्या है, it is defined as the restoring force per unit area cross section of the body when the force is applied normal to the surface of the body so as to increase its length। मतलब जब लेंथ को इंक्रीज करना है तो टेंसिल स्ट्रेस इज स्ट्रेस विच स्ट्रेच द बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें एक कोई सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंड्रिकल बॉडी है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है कोई, ठीक है ना। अब ये हमारे पास मान लो ये क्या है, एरिया है, एरिया, ठीक है ना, और ये इसकी क्या है, हमारी लेंथ है, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं फोर्स लगाने से, तो फोर्स लेंथ बढ़ाने तो इधर और दोनों साइड फोर्स लगेगा ना, तो ये लेंथ मान लो इस तरह से बढ़ जाती है हमारी, तो ये बढ़ गया, तो यानी कि इसकी लेंथ बढ़ती है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, टेंसिल फोर्स हो जाएगा, यानी कि जो लेंथ को बढ़ा रहा है वो टेंसिल फोर्स है। इसके बाद आता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया सच दैट देयर इज ए कंप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। लेंथ में कमी आ जाती है, वही जैसे मान लो हमारे पास ये सिलेंडर दिया गया है, कोई ये सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, या कोई वायर ले सकते हैं, जो भी लें। अब इसको हमने फोर्स उल्टा लगेगा दोनों साइड से, ठीक है। अब इसका साइज़ क्या हो गया, हमारे पास छोटा हो गया। अगर साइज लेंथ के अनुसार छोटा आ जाता है वो कहलाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाता है हमारे पास। इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस दैट एक्ट्स ऑन 3 डायरेक्शन सच दैट ऑल 3 डायरेक्शन आर यूनिफॉर्मली लोडेड। मतलब जैसे हमने अभी बात की थी, ये अभी अगर पहले क्या थी, इसकी सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रही थी या ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इस केस में क्या होगा हमारे पास, तो वो चारों ओर से डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा, उसकी लेंथ भी बढ़ सकती है, हाइट भी बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी बढ़ेगी, तो परमानेंट चेंज मतलब इन ऑल डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस या शीयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ बॉडी change the shape of body then the stress develop in the body is called tangential stress और shearing stress भी बोलते हैं, और इम्पोर्टेंट है।
शीयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, सिग्मा एस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें आप एग्जांपल में देख सकते हैं बॉडी में बदलाव किया जा रहा है। एंगल था हमारे पास, जैसे ये बॉडी है हमारे पास, तो डिफॉर्मेशन हमारी कहाँ पे आ रही है, ये डेल्टा डी जो दिया है कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन आती है, किसी विशेष एंगल से ये डिफॉर्मेशन आती है, तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल स्ट्रेस या शीयरिंग स्ट्रेस। तो डेफिनेशन क्या होगी, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ बॉडी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल स्ट्रेस। और फार्मूला इसका वही रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। आगे हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज द मेजर ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द सॉलिड व्हेन ए बॉडी इज अप्लाइड ए फोर्स नॉर्मल टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स सरफेस। हर पॉइंट पे यदि हम फोर्स लगाते हैं। डेफिनेशन क्या है, द स्ट्रेस डेवलप इन ए बॉडी व्हेन इट इज कंप्रेस्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई बॉडी है, तो चारों साइड से इसके फोर्स लग रहा है, इसको कंप्रेस करने के लिए फोर्स लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टेटिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। इन दिस केस देर इज नो चेंज इन शेप ऑफ बॉडी एज शोन इन फिगर, जैसे हम देख रहे हैं। द हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर बिकॉज इट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, हाउएवर इन मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू द प्रेशर। आप करते हैं बात स्ट्रेन की। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही हमारा मेन टॉपिक है। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्या है स्ट्रेन, वेन एवर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ए डिफॉर्मेशन occurs in it. It means there is a change in डायमेंशन ऑफ द बॉडी। इनके बॉडी के डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, या तो उसकी लेंथ में चेंज हुआ है, या उसके वॉल्यूम में चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं से उसकी बॉडी में चेंज हुआ है। क्लियर है। तो जो रेशो होगी किसकी, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेन। डेफिनेशन क्या है, it is the ratio of the change in configuration to the original configuration of the deformed body. It has neither unit nor dimension. इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। इसका एग्जांपल हम लेंगे, मान लो क्या है हमारे पास एक L है और एक डेल्टा L है, ठीक है ना। तो जो डायमेंशन क्या है, ओरिजिनल कन्फिगरेशन, चेंज इन कन्फिगरेशन, यानी कि चेंज क्या है हमारे पास, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। डेफिनेशन क्या रहेगी स्ट्रेन की हमारे पास, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन ऊपर आएगा, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, वो कहलाता है स्ट्रेन। और टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या है, नंबर 1 टेंसिल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। टेंसिल स्ट्रेन जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, यदि मान लो उसकी लेंथ में चेंज होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी इज नोन एज टेंसिल। बिल्कुल याद रहेगा आपको, बिल्कुल आसान है, सभी में यही चलेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं इसको, हमने पढ़ा था। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, मान लो किसी बॉडी की लेंथ पहले क्या थी, L थी हमारे पास, ठीक है ना, ये लेंथ थी और ये चेंज होके ये हो गई, तो जो चेंज हो गया ये ऊपर, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ जो पहले थी, और इसको लेते हैं EL से, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक में क्या आ जाएगा, सिंपल, लेंथ के स्थान पे वॉल्यूम आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम बक स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो फार्मूला वही, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। और सीयरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन है जो हमारे पास, उसमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई नॉर्मल डिस्टेंस, ये होता है। यानी कि व्हेन चेंज टेक प्लेस इन शेप ऑफ द बॉडी ड्यू टू अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स द स्ट्रेन इज टर्म्ड एज शियर स्ट्रेन। डेफिनेशन हमारी ये रहेगी, मैथमेटिकली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई नॉर्मल डिस्टेंस, मैथमेटिकली लिखेंगे। शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी, और क्रॉस मल्टीप्लाई में यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा, यानी कि थीटा को यदि हम समान मान लेते हैं तो डेल ई एस क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हमारा होगा। ये देखिए किस तरह से इसमें फिगर में आप देख सकते हैं शियरिंग स्ट्रेन किस तरह से काम करता है। शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा। एक होता है हमारे पास एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ शियर,
It is defined as the angle in radian through which a line originally perpendicular to the fixed face gets turned on applying tangential deforming force। ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ shear। नेक्स्ट पॉइंट, प्योर shear क्या होता है? When a force is applied parallel to the surface of solid body, the body remains in equilibrium as there is no net force or net torque acting on the body. Such shear is called pure shear। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में और इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक पॉइंट है जो हमें क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखते रहिए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।